दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। इसके पहले का इतिहास जो है खिलजी वंश का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे तथा इसकी नीतियां तथा सैन्य व्यवस्था के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम तुगलक वंश के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। पूर्णतः मेंस की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी, बैंक, रेलवे, आल एग्जाम, यूपी ट्रिपल वगैरह में डेट इसका पूछ लिया जाता है और इसकी सैन्य शक्तियां तथा नारों के व्यवस्था से भी पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, आज आप देख लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसमें 1412 ईस्वी तक राज किया था और इस वंश में पूर्णतः 3 योग्य शासक रहे हैं, जिसका पहला शासन था गयासुद्दीन तुगलक और उसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। और इसका उत्तराधिकारी जो था फिरोज शाह तुगलक था, वो 1351 से लेकर के 1387 ईस्वी तक था। इसमें पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था और उत्तर भारत पर छोटे छोटे राज्यों में बांट गया था। तो चूंकि यहाँ की जो इनकी व्यवस्थाएं थी, इस प्रकार से जो इनकी सैन्य व्यवस्थाएं थी, उसी प्रकार से धीरे धीरे समझ लीजिए कि इन राज्यों का भी अपने आप में स्वतंत्रता निश्चित करने का एक उद्देश्य भी हो गया था और बार बार इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, आक्रमण भी हो रहे थे और तो पराया दृष्टि से अपनी दृष्टि से समझ लीजिए सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे राज्यों को स्वतंत्र कर लिया था। यद्यपि तुगलक को 1412 ईस्वी तक शासन करते रहे, तथापि 1399 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किए जाने से ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना गया है। लेकिन पूर्णतः जो साम्राज्य का तुगलक वंश का अगर जो अंत माना जाए तो वो सब 1414 ईस्वी में हुआ था। पूर्णतः तुगलक वंश का साम्राज्य जो किया गया था, इसमें 94 वर्षों तक इनका शासनकाल था रहा है। और ये देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट भी हम देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। इसकी उपाधि जो थी वो गाजी मलिक या तुजुक गाजी के नाम से उपाधि धारण करता था। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी ने 8 दिसंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठा था। इसने तुगलक वंश की संस्थापना भी की थी। इसी के नाम से तुगलक वंश के शासकों के बारे में जाना जाता है। इसमें कुल 29 बार, इसके शासनकाल में कुल 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था और यह आक्रमण इसने विफल कर दिया था। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश का शक्तिशाली गवर्नर था और गवर्नर वहाँ पंजाब के क्षेत्र में वहाँ गवर्नर के पद पे ये नियुक्त हुआ था और वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे, मतलब नाम के साथ है, गाजी शब्द जोड़ा था। तथा इसकी जो सैन्य व्यवस्थाएं थी उसमें हम कह सकते हैं इसने सिंचाई व्यवस्था के लिए पहली बार नहरों का जो प्रयोग किया था और नहरों के प्रयोग से ये जो इसकी पैदावार थी जमीन पे और भू राजस्व को भी माफ कर देता था। सामान्य रूप से भू राजस्व की दर 1/3 को निर्धारित किया था इसने। आप इसको कहीं नोट्स कर सकते हैं, 1/3 इसको निर्धारित किया था। डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके शासनकाल में बंगाल का विद्रोह का एक बार दमन किया था। इसने बंगाल में विद्रोह किया था गयासुद्दीन बहादुर ने और उसने अपने बंगाल को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी तथा इसने वहां पे पहुंच करके बंगाल के दमन को अपनाया था। इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे बंगाल के दमन में। और इसके शासनकाल में जो निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे उसका एक प्रसिद्ध है, समझ लीजिए, कहा गया है, वक्तव्य कहा गया है, हुनूस दिल्ली दूरस आस्ते। ये अरबी भाषा का शब्द कहा गया है, मतलब अभी अभी दिल्ली दूर है। तो ये इसके शासनकाल में ये हुआ था और इसकी मृत्यु के बाद में कई बार घटनाएं हैं और कई साक्ष्य मिलते हैं और कुछ कहते हैं कि सही नहीं है। लेकिन आप इसको जान सकते हैं, तुगलकाबाद के पास ये अफगानपुर गांव में एक लकड़ी का महल बनवाया गया था और सुल्तान वहां पे आने के लिए उनका वहां पे स्वागत हो रहा था। तो इसी वजह से वो स्वागत के लिए जब अफ्रीकों के यात्री जो इब्न बतूता के अनुसार जो पुस्तक लिखी गई है, तो वहाँ पे इसमें 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल से गिर जाने के कारण वहाँ पे सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। यह एक, इसको षड्यंत्र ही कह सकते हैं आप, ये षड्यंत्र के द्वारा ही की गई है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने जो अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था उसे काफिरों का वध करने वाला माना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस की दृष्टि से नोट कर सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसका मूल नाम जौना खां या जूना खां नाम था। इसकी उपाधियाँ जो थी वो उलुग खां के नाम से थी। इसके पिता जो थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा प्रदान की गई थी। इसकी जो शिक्षाएं थी वो कई लैंग्वेज में हुई थी। पहले अरबी में हुई, फारसी, गणित, विज्ञान इत्यादि लैंग्वेज का यह ज्ञाता था। यह धर्म पर भी गहरा विश्वास रखता था। इसकी तार्किक एवं ग्रहणशीलता दृष्टिकोण भी अच्छा रखता था। तार्किक के दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान तथा मूल कारणों के कारण एक गति के प्रति भी विशेष उदारवाद नीति का भी पालन करता था तथा मुस्लिम अध्यात्मवादियों तथा साथ साथ हिंदू योगिनों और जैन धर्म के पवित्र लोगों से बातचीत करता रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार तथा इसके शासनकाल में कई प्रकार की नीतियां तथा इसके बाद कई योजनाओं का भी प्रचलन किया था। तो इसने सर्वप्रथम दीनार नामक एक स्वर्ण मुद्राएं लॉन्च की थी और दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं के साथ साथ एक चमड़े का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। इसी के कारण यह समझ लीजिए चर्चा में था और ये पीसीएस में पूछा भी गया है। दोनों चीजें, दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं और चमड़े का सिक्का भी पूछा गया था। इसके पिता का एक जो बहुत बड़ा शासनकाल था 23 सिक्ताओं में विभाजित समझ लीजिए था। तो एक बड़ा साम्राज्य के कारण इसकी जो साम्राज्य शक्तियां थी ये एक प्रकार से बड़ी ही थी। मोहम्मद बिन तुगलक सहिष्णु शासक था और सुल्तान बनने के पश्चात इन्होंने कई योजनाएं लॉन्च की थी और इसमें देख लेते हैं। इसमें योजनाओं के साथ साथ ये जो तुगलक वंश के सुधार की नीतियां थी इसमें कई प्रकार के आधिकारिक एवं परिवर्तन पेशे करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इसमें अधिकतर वह अपनी खिन्नता और न्याय के कारण अभाव के कारण वह विफल रहा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी नीतियों के बारे में। तो देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का सुधार जो किया गया था वो 5 प्रकार की इसकी नीतियां थी और इसकी 5 योजनाएं थी। दोआब कर में जो वृद्धि किया था 1325 से 27 ईस्वी तक किया था और राजधानी परिवर्तन किया था 1327 ईस्वी में। टोकन मुद्राओं का आरंभ भी किया गया था 1330 ईस्वी में और खुर्शीन अभियान किया था, कराची अभियान किया था। तो इन 5 के बारे में हम डिटेल कुछ बता देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 नदियों के बीच में उपजाऊ जो भूभाग थी इसके जो टैक्स थे इसमें दोआब कर में जो वृद्धि किया था वो 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया था। तो ये सुल्तान ने दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी और इसी स्थापना के हिसाब से उसमें दोआब कर में जो वृद्धि किया गया था। किसानों को जो तकाबी ऋण या सोनकर ऋण जो प्रदान किया गया था इसने अपने सुधार के लिए तकाबी ऋण को भी प्रदान किया था किसानों को। तो दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी। इसके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे दीवान एक कोही विभाग के, तो उसको कहा गया था अमीर एक कोही कहा जाता था। इस विभाग का जो अधिकारी था, कर्मचारी था, वो भ्रष्ट निकल गए थे। इसी कारण यह समझ लीजिए सुल्तान यहाँ का निरंकुश भी नहीं था। तो इसी कारण ये समझ लीजिए योजना वो खत्म हो गई थी। समझ लीजिए लोगों के द्वारा योग्य लोगों तक ऋण पहुंचा नहीं था और जिसकी वजह से विद्रोह होने लगे थे और सुल्तान ने समझिए 1327 ईस्वी में ये योजना को बंद कर दिया था। इसके बाद में इसने राजधानी परिवर्तन किया था 1327 ईस्वी में। मंगोलों के आक्रमण के कारण इसके कई प्रकार से भय हुआ करते थे, तो ये इसी ने सोचा कि लाइए राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। तो इसने इसका जो राजधानी था इसने देवगिरी का नाम बदल करके मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रख दिया और इसने तुरंत राजधानी परिवर्तन का विचार इसके मन में आ गया था। तो 1326 से 27 ईस्वी तक राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद को राजधानी बनाया था। इब्न बतूता के अनुसार इसके शासनकाल में इब्न बतूता का आगमन होता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। या यूपी ट्रिपल एससी और पीसीएस वगैरह में कई बार पूछा गया है। तो प्रजा के द्वारा, अब मैं बताता हूँ इब्न बतूता के जो शासनकाल में इब्न बतूता क्या लिखता है। प्रजा के द्वारा निंदनीय पत्र सुल्तान को प्राप्त हुए थे और इसे प्रजा के पत्र को पढ़कर वह असंतुष्ट हो गया था। 1329 ईस्वी में दौलताबाद से स्थानांतरित करके वह पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया और यह योजना भी असफल हो गई थी। तो राजधानी परिवर्तन भी एक असफल हो गई थी। इसने 5 योजनाओं को जो किया था ये पूर्णतः असफल ही रहे, इसको नहीं कहा जा सकता है। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। यह 1329 से लेकर के 1330 ईस्वी तक यह टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो जाने के कारण इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे धातु की सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था।
तथा ये इसमें समझ लीजिए कि जो मुद्रा प्रचलन किया था उस पे एक अच्छी कलाकृति न होने के कारण घर घर में इसकी मुद्राओं का प्रचलन करने लगे। सब घर भर समझ लीजिए कि मुद्रा अपने ही पास ले आते थे और छापना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से ये योजना भी फ्लॉप हो गई थी, कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था इसी वजह से। और इसने कई प्रकार से समझ लीजिए खुशान अभियान भी किया था, कुर्सी अभियान। एक कुर्सी अभियान का करने का इसका मुख्य उद्देश्य था सैनिकों को भ्रांति तथा अंतिम वेतन दिया जाए तथा योजना में पूर्णता। कुर्सी अभियान करने से पहले इसने अपने सैनिकों को पूर्णता पूरा वेतन प्रदान कर दिया था और इसी वेतन की वजह से, और ये बाद में इसने आक्रमण नहीं किया तो वो पूरा वेतन दे दिया था। इसी प्रकार से ये योजना भी फ्लॉप हो गई थी इसकी। ये कराची अभियान जो किया था ये 1338 ईस्वी में किया था। हिमाचल प्रदेश के कुमायूं पहाड़ी में रहने वाले आदिवासियों को पराजित करने के लिए कई बार सैन्य टुकड़ियां कराची अभियान पर भी भेजा था, किंतु सेनाएं वहां पे तत्कालिक रूप से वो मारी जाती थी। वहां पे ये भी सफल नहीं हुआ, तो वहां पे भी ये योजना असफल हो गई थी। कई इतिहासकार इसे अपने अपने लैंग्वेज में कई प्रकार से कहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बुद्धिमान और सबसे बेवकूफ सुल्तान माना गया है। इसने पूर्णतः 60 वर्ग मील भूभाग पर कृषि कार्य करने के लिए 70 लाख रुपए व्यय किए थे, किंतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर इसका विश्वास नहीं था और वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो भ्रष्ट हो जाने के कारण इसकी जनता भूख से मर गई थी कई बार। तो इब्न बतूता के शासनकाल में, इब्न बतूता का कई बार फेमस इसके यही इब्न बतूता इसके शासनकाल में ही, तुगलक के शासनकाल में आया था मोहम्मद बिन तुगलक से। यह पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो तुगलक को तुर्किस्तान और संध्या के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के बसने वाले को बताता है। अधिकांशतः विद्वान इसे इब्न बतूता के मत से सहमत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक को। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और जहां तक की बात किया जाए मूल नाम का, तो इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। इसके पिता का नाम मलिक रज्ब था। माता के नाम बीबी जैल था, जो हिंदू माता का पुत्र था। इसके शासनकाल में समझ लीजिए इसका 2 राज्याभिषेक हुआ था। फर्स्ट राज्याभिषेक को हुआ था 1351 ईस्वी में और दिल्ली के निकट ठट्टा में हुआ था 1351 ईस्वी में। ये मार्च में हुआ था और सेकेंड वाला जो हुआ था अगस्त 1351 ईस्वी में। तो इसके 2 राज्याभिषेक हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। और देख लेते हैं दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर 21 दिनों तक दिल्ली में इसका उत्सव मनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग के प्रशासन को सबसे महत्वपूर्ण माना था। इसके वंशज में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन प्रणालियों में उलेमा वर्ग को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था और जिससे यहाँ पे कट्टरपंथी का समय इस समय बढ़ गया था। तो उसी नियम के अनुसार इतिहासकार एल फिल्टन महोदय ने बताया है कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे दिल्ली वंश का अकबर भी कहा जाता है इसे, फिरोज शाह तुगलक को। तो इसने कई प्रकार के अपने नगरों को कई प्रकार के निर्माण तथा सल्तनत में अलग प्रकार की उपलब्धियां भी धारण की है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे फिरोज शाह तुगलक ने 37 साल तक यहाँ पे राज किया था दिल्ली में। उसने 300 से अधिक नगरों को बसाया था और ये भारत में कई प्रकार से कई जगह अलग अलग प्रकार से नगरों को बसाया था। वहां की शासन व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की थी। उसे कट्टर मुस्लिम शासक भी कहा गया है, जिसने इस्लाम स्वीकार न करने वालों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर का नाम आप लोग इतिहास में कई बार सुनेंगे या पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है। जजिया कर पूर्णतः गैर धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और यह आपको स्टार्टिंग जो किया गया था 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ही किया गया था और वहीं पहली बार लगाया गया था। 1300 कुछ ईस्वी में लगाया गया था, ब्राह्मणों पे भी लगा दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जजिया कर का एक इतिहास है अपना बहुत पूरा, तो इसको आप देख लीजिएगा, कभी मैं पढ़ा दूंगा आगे चल करके और बताऊंगा भी। तो इसकी राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व व्यवस्था के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के जो कष्टदायक जो इसमें कर लगाए गए थे उसको समाप्त कर दिया था और इसने प्रायः 5 प्रकार के जो कर लगाए गए थे, जैसे खराज कर हुआ, खुम्स कर हुआ और जकात कर हुआ, जजिया कर हुआ और हर्ब ए शर्ब कर हुआ। यही 5 प्रकार के जो कर लगाए गए थे, मुख्यतः इन 5 प्रकार के कर थे। तो एक एक करके इनको डिफाइन कर लेते हैं। पूरा यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं मैंने नोट कर दी है, तो देख लेते हैं। खराज कर जो होता था भू राजस्व से संबंधित था। ये पैदावार का 1/3% देना पड़ता था आपको। और ये जो खुम्स कर होता था, इन तीनों को आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। तो मेंस में लिखेंगे जब, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे और इसको आप तो चाहिए तो नोट कर सकते हैं। खराज कर, खुम्स कर और जजिया कर
और जकात कर, ये इम्पॉर्टेंट है, यही सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जो खुम्स कर होता था, युद्ध में लूटा गया धन होता था। इसको प्राय युद्ध में लूटे जाने के बाद में सैनिकों पर बांट दिया जाता है। ये शरीयत के अनुसार कुछ परसेंट मतलब 1/5 भाग लिया जाता था। और जकात कर धार्मिक कर होता था, तो इसका भी हाफ लिया जाता था। और जजिया कर जो होता था गैर धार्मिक कर होता था, 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर लागू कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और हर वेस्तर कर जो होता था सिंचाई पैदावार का जो होता था, कोई भी किसान था अगर वो सिंचाई करता है तो उस समय 1/10% इसको देना पड़ता था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिरोज शाह की नीति एवं परिणाम। जो फिरोज शाह की नीतियां हैं तथा उसके परिणाम जो हैं, इसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। बड़े बड़े पैमाने पर इसके शासनकाल में दासों का खरीद और फरोख्त हुआ करता था। और यहाँ मुल्तान तक का नहीं, ये विदेशों से भी सप्लाई किया जाता था। यहाँ से उसके विभाग को दीवाने बंदगान कहा जाता था। और यह स्थापना किया था कई प्रकार से। कुछ दासे प्रांतों में भेजे जाते थे तथा शेष को केंद्र में रखा जाता था। दासों को नगद वेतन भूखंड भी दिए जाते थे। दासों को दस्तकारी एवं प्रशिक्षण भी दिए जाते थे। सैन्य व्यवस्थाओं का निर्धारण फिरोज शाह के शासनकाल में पुनः सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। इसमें सैनिकों की योग्यता भी जांच का अवसर मिल जाया करता था। खुम्स कर का 4/5% भाग सैनिकों को देने का आदेश दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी नीतियां और परिणाम पूरा जान सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ब्राह्मणों फिरोज शाह ने इसमें सबसे बड़े धर्मांध आकर ये सिकंदर लोदी और औरंगजेब का प्रगामी भी कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, इसको आप पूरा आप डिटेल से देख सकते हैं मेंस देने। संरक्षण एवं रचनाएं। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों एवं मदरसों का भी स्थापना करवाया था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार शम्स-ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण फिरोज शाही की रचना की थी। सीरत ए फिरोज शाही की रचना अज्ञात यानी विद्वान द्वारा की गई है, इसका पता नहीं चला है, लेकिन इसको आप मेंस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। सल्तनत में पूछी जा चुकी हैं। दिल्ली सल्तनत के समझ लीजिए इससे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और इसकी सल्तनत कालीन कई प्रकार की रचनाएं जो की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप ध्यान दे सकते हैं। फिरोज शाह ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर का पुस्तकालय को लूट लिए गए थे। और 1300 ग्रंथों को कुछ इसको नाम चेंज करके अनुवाद भी करवाया गया था। इसको कई प्रकार से इसमें लिखे गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आगे इसको देख सकते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, पीसीएस में भी पूछा चुका है। और अपने बड़े भाई जौना खां मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर को बसाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी में एक बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। मृत्यु। फिरोज शाह के अंतिम दिनों में दुख भरे दिन इसके बीते थे। 1374 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह की मौत हो गई थी। और कुछ वर्ष अंतराल बाद 1387 ईस्वी में 87-88 ईस्वी में दूसरा पुत्र खान जहां ये भी मारा गया था, जिससे सुल्तान को गहरा आघात पहुंच गया था। वय बढ़ने के साथ साथ 80 वर्ष की उम्र में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी सितंबर 1388 ईस्वी में। और हौज खास परिसर में दिल्ली में उसे दफना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कभी कभी मकबरा पूछ लेता है पीजीटी वगैरह में, नहीं तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये नहीं है, इसको आप मेंस में भी नोट कर सकते हैं, पीसीएस वालों के लिए भी है, आईएएस वाले भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले पॉइंट को। नासरुद्दीन महमूद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका जो शासनकाल रहा है 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक था। इसी के शासनकाल में जो मलिक सरवर नाम का हिजड़ा हुआ था, जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और महमूद तुगलक दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके राज्यकाल में अनवरत संघर्ष चलते रहे। दुरावस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बांग्लादेश, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड इत्यादि प्रांतों पर स्वतंत्र हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने
ने मलिक सरोवर को मलिक उस-सर्क की उपाधि प्रदान की थी। इसी के शासनकाल में 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके शासनकाल में तैमूरों का आक्रमण भी हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, इसको पूरा मैंने नोट कर दिया है। और भी ये इम्पोर्टेंट है, तैमूर के आक्रमण में ये जो पश्चिम की सीमा थी उस पर रक्षक खिज्र खां के सहयोग दिया था इसने। 1412 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देख लेते हैं। तैमूर वापस जाने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इम्बार की सहायता से पुनः दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और कालांतर में इमलू इकबाल मुल्तान पर सूबेदार खिज्र खां से युद्ध करते हुए मारा गया था। इमलू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप दी थी। 1412 ईस्वी में महमूद तुगलक की मृत्यु हो गई थी और 1413 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर एक नए दौलत खां लोदी यौम खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना हुई। तो इसी के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। और नासरुद्दीन महमूद के ये समझ लीजिए इसका अंतिम शासक था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, इसको मेंस की दृष्टि से आप नोट कर सकते हैं। पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।